अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिज़िक्स टीचर। आज जो चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यू को देखते हैं। और एमसीक्यू के लिए हमेशा मैं यही कहता हूं, कुछ बच्चे तो क्या करते हैं कि हैंड बुक उठाई और वहां से 1 का ए और 2 का सी और इस तरह निशान लगा लेते हैं। ये एक अच्छे बच्चे की, एक अच्छे स्टूडेंट की ये निशानी नहीं होती कि वो इस तरह काम करे, कॉपी करे। आपने हमेशा याद रखना है, जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है उसका मतलब यही होता है कि आपने सारा चैप्टर पढ़ लिया है, अब आपको खुद से सॉल्व करनी आनी चाहिए। अगर बच्चे आप कॉपी करते रहेंगे, जब आप एनुअल एग्जाम में जाएंगे तो यकीन करें आपको वहां पे यही ऑप्शन गिवन होंगे और आप गलत करके आएंगे, क्योंकि आपकी कोई प्रैक्टिस ही नहीं है, आपको कोई माइंड सेट ही नहीं है, आपकी अटेंशन ही नहीं होती कि ये जो स्टेटमेंट है उसका आंसर क्या हो सकता है। एक और बात, अब जैसे चीज़ें आ रही हैं डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको वो एमसीक्यू चेंज करके भी दे सकता है, वही स्टेटमेंट चेंज करके ऑप्शन भी वही होंगे, लेकिन उसका ऑप्शन कोई और बन जाएगा। फिर क्या करेंगे आप? फिर अपनी सारी मेहनत को ज़ाया क्यों करना चाहते हैं? इसीलिए अटेंटिव हो गए एमसीक्यू को सॉल्व किया करें। ये स्टार्ट कर रहा हूँ, आपने साथ साथ इसको देखना है। इससे माइंडसेट बनता है एक बच्चे का, एक टीचर की अप्रोच क्या होती है, फिर स्टूडेंट उसको अप्रोच करने की कोशिश करता है, और इसलिए स्टूडेंट इंटेलिजेंट बनते हैं और आगे सही काम कर सकते हैं, और टॉपर बनते हैं कि वो टीचर की असेसमेंट को देखता है कि वो कितना आगे सोच सकते हैं और किस तरह सोचते हैं। तो आपने भी ऐसे ही करना है, फॉलो करना है और साथ साथ इसको समझ के आपने सॉल्व करना है। ये हमेशा के लिए ऐसे ही है, आपने ये याद रखना है। स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर नंबर 4 है आज। और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, अ पार्टिकल सिमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस ऑफ 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, द नेट फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल इज। इसका मतलब है एक बॉडी है, यहाँ पे ये देखिएगा, ये एक बॉडी है, इस पे दो फोर्सेस एकदम एक्ट कर रही हैं। उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बच्चे, कि एक फोर्स ऐसे लग रही है और दूसरी भी ऐसे लग रही है, ऐसे है ना। तो एक फोर्स कितनी, 4 न्यूटन। मैं इसकी ये जो लाइन सेगमेंट है बड़ी बनाता हूँ, ये 4 न्यूटन है और दूसरी 3 न्यूटन है। तो दोनों मिलकर क्या बनाएगी बच्चे, नेट फोर्स जो बनेगी, नेट फोर्स वो बनेगी 7 न्यूटन। एक तो पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हो सकता है वो फोर्सेस ये 4 न्यूटन की इधर लग रही हो और 3 न्यूटन की इस तरफ से लग रही हो, अपोजिट फोर्सेस हो, या लाइक फोर्सेस हो सकती हैं या अनलाइक फोर्सेस हो सकती हैं। अगर ये 4 न्यूटन है और ये 3 न्यूटन की फोर्स है, तो जब ये एक दूसरे पे एक्ट करेंगी तो 4 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन ये माइनस हो जाएंगे बच्चे, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस, तो नेट फोर्स क्या आएगी, 1 न्यूटन। इसका मतलब है या तो ये ऑप्शन ठीक है या ये, या जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो दोनों की बन रही है सही। तो इसका मतलब है यहाँ पे नेट फोर्स कितनी आई, 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन ये आई है, और इसमें 1 न्यूटन आई है। तो फिर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, हम देखते हैं कि जिसमें ये दोनों आंसर होने चाहिए वो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ए में है 1 न्यूटन, नहीं। बी में 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन, और सी में 5 न्यूटन, और डी में 7 न्यूटन। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन बी होगा, क्योंकि उसमें दोनों ऑप्शन है, ये वाला भी और ये वाला भी, और दोनों पॉसिबिलिटीज हमारी करेक्ट है, यही बनता है। तो यहाँ पे 1 का बी ऑप्शन लगाना है आपने। नेक्स्ट 2 है, अ फोर्स एफ मेकिंग एंगल 60 विद एक्स एक्सिस इट्स वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू। तो ये बची है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के रिलेटेड। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में आप क्या देखते हैं कि एक फोर्स है, उस फोर्स को हमेशा रिजॉल्व करते हैं जो एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस। अगर ये एंगल थीटा बना रही है तो इस फोर्स को आपने रिजॉल्व करना है, और वो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बनेंगे। वाई कंपोनेंट क्या होता है, एफ वाई। एक्स कंपोनेंट क्या होता है, एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या होता है, एफ कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट एफ साइन थीटा।
अब हमसे ये डिमांड कर रहा है अब फोर्स ऑफ मेकिंग एंगल 60 डिग्री और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो फिर यहाँ पे बच्चे थीटा कितना आएगा 60 और यहाँ पे क्या आएगा 60 डिग्री। फिर इफ y कंपोनेंट इज इक्वल टू इसका y कंपोनेंट बनाना है इस फोर्स का, तो y कंपोनेंट तो ये है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चे, a में f है, b में f साइन थीटा है, यही ऑप्शन होगा b, और c में f cos थीटा ये नहीं हो सकता क्योंकि उसने y कंपोनेंट मांगा है, cos थीटा x कंपोनेंट होता है, और tan वो डायरेक्शन होती है, वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता d। तो इसका मतलब है बेस्ट ऑप्शन क्या हुआ बच्चे, b हुआ ये वाला, तो यहाँ पे b लिखेंगे। नेक्स्ट 3 है मोमेंट ऑफ फोर्सेस। बच्चे स्टार्ट में जब टॉपिक पढ़ा था तो मैंने क्या बताया था, टॉर्क के दो नाम हैं, एक मोमेंट ऑफ फोर्स है और दूसरा टॉर्क है। तो सिंपल हम इसको क्या लिखेंगे, टॉर्क ही लिखेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। तो डी ऑप्शन दी बेस्ट है, डी, तीसरे का डी ऑप्शन है। नेक्स्ट 4 F1 F2 आर एक्टिंग on the body and torque is the produced in the body, the body will be complete in equilibrium then। बच्चे याद रखना बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में तब होती है जब उसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, x fx इक्वल टू 0 और समेशन fy समेशन टाउ इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, सेकंड भी होनी चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन बच्चे इसमें से कौन सा होगा, बेस्ट ऑप्शन इसमें ए वाला है जिसमें समेशन f0 है और समेशन टाउ 0 है। बाकी देखें हर एक में निगेशन है, मतलब क्रॉस किया गया है। तो एक जो कंडीशन सेटिस्फाई होती है उससे बॉडी कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते बॉडी के बारे में कि वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम है। कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और वो क्या है, समेशन f0 और समेशन टाउ इज इक्वल टू 0, यही बेस्ट ऑप्शन है। तो हम इसका ऑप्शन नंबर ए है, 4 का ए लगाएंगे। एमसीक्यू नंबर 5 है, अ शॉपकीपर सेल हिज आर्टिकल बाय बैलेंसिंग, बैलेंस मतलब वो आप बीम बैलेंस समझ लें या कोई भी बैलेंस उसने बनाया हुआ है, स्केल है, हैव अनइक्वल आर्म, उसके आर्म जो है वो अनइक्वल है। इफ पुट वेट ऑन द पेन हैविंग शॉर्ट आर्म देन कस्टमर, उसको तो नुकसान होगा, क्योंकि बच्चे आप जरा गौर कीजिएगा, लास्ट टाइम मैंने मोमेंट ऑफ आर्म के बारे में बताया था, मोमेंट आर्म, और उसमें ये आपने सीखा था टॉर्क के बारे में। एक ये इस तरह का बैलेंस है और इधर ये बैलेंस है यहाँ पे, लेकिन उसके पास जो बैलेंस रखा हुआ है उसके पास एक शॉर्ट आर्म है, ये अब दोनों इक्वल है ना, शॉर्ट आर्म कर लेते हैं ऐसे, इस तरह का बैलेंस उसने पता नहीं कैसे स्टेबल किया हुआ है। अब वो क्या करता है, आप कोई चीज लेने जाते हैं तो वेट इधर रख देता है और आपको जो चीज देता है वो इधर रख देता है। बच्चे इधर जो वेट रखेंगे क्योंकि मोमेंटम बढ़ गया है तो इधर थोड़ी सी फोर्स चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए, वेट इधर रखे ना यूं डाउन हो जाएगा। अब उसने क्या करना है, इसको बैलेंस करना है कि इधर इतना आपको वो जो चीज लेने गए उसको प्लेस करे कि ये डाउन आ जाए और बराबर हो जाए। समझ आ रही होगी आपको। तो इसका मतलब है अगर मोमेंट आर्म ज्यादा होगा तो इधर माइनर सी फोर्स चाहिए, क्योंकि मोमेंट आर्म ज्यादा है तो फोर्स कम चाहिए होगी। टॉर्क का यही प्रिंसिपल है, आप ये देख सकते हैं, अगर मोमेंट आर्म बड़ा होगा तो टॉर्क भी बड़ा होगा। तो अब यहाँ पे देखें ये शॉर्ट आर्म है तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट चाहिए होगा, इसका मतलब जो वेट रखेगा वो भी कम, और इधर से आपको माइनर फोर्स वाला वेट, जो वेट भी फोर्स होती है, वेट रखेगा तो फौरन डाउन हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो उसको कम चीज आपको देनी पड़ेगी, जिसका मतलब आपको तो लॉस होगा। तो ये इसका ऑप्शन जो बेस्ट बनेगा वो होगा लॉस, ए ऑप्शन है। इसको मैं आपको पहले भी समझाया है, टॉर्क में F मल्टीप्लाइड बाय L, ये मोमेंट आर्म है, आप इसको वेट कह सकते हैं इस केस में जो हम MCQ का, और ये क्या है मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म। अब बच्चे ये बहुत बड़ा है मोमेंट आर्म, और ये फिर वेट क्या होगा कम, माइनर फोर्स वेट मोमेंट आर्म पे कम वेट रखेगा तो वो बैलेंस कर देगा, इसलिए आपको लॉस होगा। तो लॉस वाला ऑप्शन दी बेस्ट है। नेक्स्ट है बच्चे 4.6, अ मैन वॉक ऑन द टाइट रोप, he balances himself by holding a bamboo stick
हॉरिजॉन्टली इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के साथ ये साइड पैच है, उसमें आप देख सकते हैं एक वायर है, अगर यहाँ पे हम वायर लगा दें और उसके ऊपर कोई शख्स चल रहा है तो सावधान इस दीवार को थोड़ा सा टच करके जाएगा। रीजन क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का टॉपिक है, उसके रीजन की वजह से ये बंदा जो है अपने आप को बैलेंस कर लेगा। और ये एप्लीकेशन किसकी है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की, इसे सी ऑप्शन बेस्ट होगा, 6 का सी लगाना है। 7 बचे, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी लाई, स्टेबल में हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होता है, तो इसीलिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, एट लोएस्ट पोजीशन स्टेबल, 7 का बी ऑप्शन ठीक है। और बच्चे इसके साथ ही अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अनस्टेबल कर दूं, फिर इसका ऑप्शन हाईएस्ट पोजीशन होगा। अगर इसको मैं न्यूट्रल कर दूं तो फिर इधर ये लिखा होगा कि उसकी जो पोजीशन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट सेम रहेगी, वो फिर ऑप्शन चेंज हो जाएगा। इस तरह के एमसीक्यू चेंज होके आ सकते हैं। ओके, 8 है बच्चे, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी हमेशा लोएस्ट पोजीशन पे रखा जाता है ताकि बॉडी कंप्लीट स्टेबल स्टेट में हो, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन होगा, सॉरी, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी ये प्लेस बता रहा है, लोकेशन बता रहा है कि कहाँ पे हो सकता है। बच्चे आपको पता है अगर मैं ये स्केल ले लूं तो स्केल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, इधर। अगर एक ट्राइंगल है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर में मीडियन उसका होता है। और अगर वो स्क्वायर है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, या सेंटर ऑफ मास लोएस्ट पॉइंट, मतलब उसका सेंटर जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसी तरह रेक्टेंगल हो उसका क्या होगा, उसके भी डायगोनल। आप देख रहे हैं जितनी भी फिगर मैंने बनाई है इसका सेंटर ऑफ मास इनसाइड द बॉडी है, उस फिगर के अंदर है, इनसाइड द बॉडी। लेकिन एक कप है जिसमें आप चाय पीते हैं या बाउल वगैरह है, उसका सेंटर ऑफ मास किधर होता है बच्चे, आउटसाइड द बॉडी होता है। आप टॉपिक पे जाएं, वहां पे आप नोट करें इस चीज को, इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बाउल है, कप है, इसका सेंटर ऑफ मास आउटसाइड द बॉडी होता है। इसका मतलब फिर क्या ऑप्शन होगा, इनसाइड भी हो सकता है आउटसाइड भी हो सकता है, तो देन हम ये लिखेंगे मे लाई विद इन आउटसाइड ऑन द सरफेस, तो डी ऑप्शन बेस्ट है, डी ऑप्शन लगाएंगे 8 का। नेक्स्ट बच्चे 9 है, अ सिलेंडर रेस्टिंग ऑन द सर्कुलर बेस इज इन, तो सिलेंडर रेस्टिंग, ये भी सिलेंडर है बच्चे, ये अब ये हॉरिजॉन्टली पड़ा है ना, ये ऐसे, तो आप जिधर भी इसको मूव करवा लें क्या होगा, तो इसका जो सेंटर से इसकी हाइट है सरफेस तक वो सेम रहेगी, इसका मतलब ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या आएगा बच्चे, सी। मैंने आर्टिकल में भी आपको समझाया था, ये सिलेंडर है ऐसे और इसका ये सेंटर है, सेंटर मास, अब ये सरफेस है, तो आप इसको रोल करके भी रखेंगे ये हाइट चेंज नहीं होने वाली, ये वाली 1 सेंटीमीटर है, तो आगे भी अगर आपने इसको रोल करके रख दिया है तो फिर भी यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर ही रहेगा, तो इसका मतलब है ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ऐसे होता है जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट सेम रहती है, याद रखिएगा इसको। लास्ट बच्चे हैं 9 का सी ऑप्शन बेस्ट है। लास्ट 4.10 सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय, तो सिंपल सी बात है वो तो होती है, इसका फार्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का m v स्क्वायर ओवर r, ये मास है, ये वेलोसिटी ऑफ द बॉडी और ये रेडियस है जिस सर्कल में बॉडी मूव कर रही है। अगर इसी ऑप्शन को मैं चेंज कर दूं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज, फिर क्या करेंगे बच्चे, याद रखिएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये होता है v स्क्वायर ओवर r। ये मैंने क्यों बताया, आप जरा गौर करें, सेकंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू m में, अगर मैं इसको कहूं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो देन ये फार्मूला आपको पता चलेगा प्रूव कैसे होता है, इसे याद रखना, ये F सी m वैसे रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है v स्क्वायर ओवर r, तो चेक करें बच्चे ये वाला फार्मूला प्रूव हो गया, इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला ये होगा, आपने याद रखना है इस बात को, इस बात को याद रखना आपने। और बस आज हमारा ये एमसीक्यू कंप्लीट हो गए हैं और इसको बच्चे अच्छे तरीके से आपने समझना है और नोट करना है और इसको याद भी रखना है। अल्लाह हाफिज।